दीपारी का आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूँ। हमने वर्ण विचार के बारे में तो पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे हमें संधि। एक तो संधि को हम ऐसे लिखते हैं, एक संधि को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब कई बार पूरे दिनों सही है या गलत, कैसे पता करेंगे हम इसके बारे में? देखो, यह दोनों ही सही है, दोनों में कोई सा भी गलत नहीं, दोनों सही है। अब इसके बारे में देखो कि इसमें एक व्यंजन संधि का नियम लगता है। इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है इसमें। देखो नियम किस प्रकार से कि इसी वर्ड से ही हमारे व्यंजन संधि का एक नियम क्या हो जाएगा। अभी तो हम संधि के बारे में बेस पढ़ रहे हैं अभी, और देखो नियम कौन सा लगता है इसमें व्यंजन संधि का। देखो जहां कहीं भी आपको स्वर रहित मय वर्ण मिले, क्या मिले? स्वर रहित मय वर्ण मिले, और उसके बाद में कैसे लेकर मैं तक के वर्ण, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण मिले, तो मैं किस में बदलता है? मैं या तो अनुस्वार, या तो किसमें बदलता है ये? अनुस्वार, या फिर अगले वर्ण के पांचवें में, अगले वर्ण के पांचवें में। समझ में आई आपके ये बात? देखो एक बार आप इसके बारे में दोबारा, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मय वर्ण हो, स्वर रहित मय वर्ण हो, तो मैं हो तो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हो, अर्थात कैसे मैं तक वर्ण, कैसे मैं तक वर्ण, कैसे मैं तक वर्ण हो तो मैं दूसरे पद के पांचवें या अनुस्वार में बदलता है, अनुस्वार में बदलता है। यहां पे देखो आप एक बार, है लिखा मैंने यहां पर सम प्लस धी, से प्लस मैं प्लस द प्लस ई। ये तो प्रथम पद, ये है दूसरा पद। देखो ये मैं के बाद में क्या याद है, तो मैं किस में बदलेगा? से प्लस मैं, या तो बदलेगा अनुस्वार में, या किस में बदल जाएगा? न में।
प्लस द प्लस ई, तो क्या बन जाएगा ये? या तो लिख सकते हैं इसको हमें संधि भी लिख सकते हैं, या इसको हमें संधि भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही है। संधि में योग किस किस का होता है? देखो, प्लस इन दो वर्णों का। इसको बोलते हैं हम प्रथम पद, इसको बोलते हैं हमें दूसरा पद। क्या बोलते हैं इसे? दूसरा पद। इसे बोलते हैं हम पूर्व पद, इसे बोलते हैं हम परपद। प्रथम पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद भी बोल सकते हैं। इसे देखो, पहला पद भी कह सकते हैं, इसे हम पहला पद भी कह सकते हैं, इसे हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। दूसरा लिख दिया ना, एक मिनट, द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय पद। यह संधि के बारे में बेसिक जानकारी है कि संधि है किससे बना है। देखो, संधि के जो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है। मैं के बाद में क से लेकर मत्स्य का कोई भी वर्ण आए तो मैं अनुस्वार या अगले वर्ण के पांचवें में बदलता है। जहां पर क्या ना, मैं के बाद में क्या आएगा? क से लेकर मत्स्य के वर्ण आ गए तो मैं किस में बदलेगा? या तो बदलेगा अनुस्वार में, या बदलेगा अगले के पांचवें वर्ण। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ये रहा ये रहा मैं, ये रहा ध, ये अगला ध, तो यहां पर क्या गया? मैं न में बदल गया। यहां पर या तो बदलेगा अनुस्वार में या बदलेगा न में। तो क्या बन गया? यह भी सही है और यह भी सही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इस संधि का शाब्दिक अर्थ, देखो, मेल, मित्रता, जोड़, समझौता, यह इसको बोलते थे शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। किसके निकलते हैं? संधि के निकलते हैं। अब देखो, ये संधि तो अर्थ निकल गए। अब ये संधि, इसका विलोम क्या है? विलोम कई बार एग्जाम पूछा भी गया है कि संधि का विलोम क्या है। एक तो लिख सकते हैं इसका में विग्रह, एक होता है विच्छेद, विग्रह और विच्छेद। अब लो एग्जाम में क्या है, में दोनों ही मिल गए, विग्रह भी मिल गया और विच्छेद भी मिल गया। तो हम दोनों में से कौन सा करेंगे सही? संधि का विलोम पूछ लिया, विग्रह भी दिया हुआ और विच्छेद भी दिया हुआ है, तो कौन सा करेंगे हम? देखो, पहला हम करेंगे, फर्स्ट वरीयता देंगे हम विग्रह को और सेकंड वरीयता देंगे हम विच्छेद को। ऐसा क्यों है? देखो, विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग करना, अलग करना, और विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अलग करना और तोड़ना तो एक ही बात है, तो फिर मैं ये बात क्यों? विग्रह अलग किया हुआ वापस जोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ा हुआ वापस जोड़ा नहीं जा सकता। यही बात है, इसलिए विग्रह को अलग किया हुआ अलग कर दो, वापस जोड़ दो, लेकिन जिसको तोड़ दिया वो वापस नहीं जुड़ता। इसीलिए फर्स्ट वरीयता किसे दी है? विग्रह को। सेकंड वरीयता किसे दी है? तोड़ना को। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सीधी बात यह है कि जब संधि हो रही है तो इसमें विकार होना जरूरी है। जब विकार नहीं होता है तो संधि
नहीं कहलाती है। दो वर्णों के मेल में विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है। परिवर्तन होना आवश्यक है। परिवर्तन या विकार है तो ही क्या कहलाती है? ये संधि कहलाती है। परिवर्तन या विकार नहीं होगा तो ये संधि नहीं कहलाएगी। अब देखो, संधि दो वर्णों के मेल से होती है। संधि दो वर्णों के मेल से होती है तो यह एक वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। यह एक वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। क्या है कि वर्ण स्तर की प्रक्रिया। एग्जाम में पूछ सकते हैं संधि है, वर्ण स्तर की प्रक्रिया, शब्द स्तर की प्रक्रिया, वाक्य स्तर की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते संधि क्या है? वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। आपके सामने मैं यह कथन लिखा रहा हूं। कथन इसलिए लिखा रहा हूं कि एग्जामिनर क्या करते हैं, वो संधि में पहुंचते नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसी कारण से हमें कथन पर ध्यान रखना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि पहले तो हमने बेसिक शब्दों के बारे में जानकारी कर ली, यहां पर विलोम के बारे में हो गया। अब यहां पर ध्यान दो कि विकार संधि है तो मतलब जोड़ेंगे तो विकार तो पक्का ही होगा। विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है। विकार या परिवर्तन नहीं होगा तो मतलब वो संधि नहीं है, वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये तो यहां पर दे तो क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद। और ये क्या है? द्वितीय पद। अब देखो, इनमें जो योग किसका होता है? इसका योग होता है और इसका योग होता है। इनका आपस में क्या होता है? इसमें योग होता है। क्या मतलब? इनमें क्या होगा? बदलाव या परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन। यहां तक तो सही है, बदलाव या परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? संधि हो रही है। इस प्रकार के संधि को कहते हैं, जैसा मान लो इन दोनों में क्या हो गया? योग हो गया। क्या हो गया? योग। किस साथ हुआ है? विकार या परिवर्तन के साथ। विकार या परिवर्तन हो रहा है तो ही क्या है? ये संधि है। समझ गए? इसके बाद में देखो, जिस प्रकार से हमने यहां पर एक शब्द लिया है रामायण। क्या ले लिया हमने यहां पर? एक रामायण। राम प्लस अयन क्या हो गया? रामायण। तो एक तो यहां पे हो रहा है, लेकिन एक परिवर्तन यहां भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहे हैं? दो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। अब देखो, यहां पर बदलाव अन्य वर्ण में होने पर वो क्या कहलाता है? बदलाव अन्य वर्ण में होने पर गौण संधि कहलाती है। बदलाव अन्य वर्ण में होने पर गौण संधि कहलाती है। तो यहां पर कौन संधि हो रही है? गौण। कौन सी हो रही है? गौण। क्यों? न किस में बदल रहा है? न में बदल रहा है। और यहां पर देखे तो कौन, देखो वो तो गौण हो गई, तो यह कौन सी होगी? प्रधान संधि। कौन सी होगी? प्रधान। तो अब देखो, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? प्रधान व गौण। दोनों संधि हो रही है इसमें। क्या हो रही है? प्रधान व गौण। देखो,
व्यंजन को यदि स्वर में मिलाने पर, स्वर में मिलाने पर विकार उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे संयोग कहते हैं। तो उसे संयोग कहते हैं। मान लो कोई भी व्यंजन है, उसको स्वर में मिलाओ तो उसमें जो विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, विकार उत्पन्न नहीं, क्या कहलाएगा? संयोग। क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा, वो संधि नहीं कहलाएगी। जैसे पान वाला, पान प्लस वाला, क्या कहलाएगा? पान वाला। इसमें क्या है? संयोगी है। क्या है ये? संयोगी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो, अन प्लस असन, अनसन, यहां पर भी क्या है? इसमें संयोग है। एक अन प्लस आवश्यक, क्या हो गया? अनावश्यक, अनावश्यक। तो इसमें क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है। मतलब इनमें क्या है? कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है इसमें। देखो दोबारा एक बार, हमने यहां पर क्या चीज पढ़ी है? हमारा मुख्य ध्यान कहां था? संधि किस प्रकार से होती है। संधि में ये तो हमने पहले ही पढ़ा, प्रथम पद और द्वितीय पद। इनमें क्या होता है? योग करते तो विकार या परिवर्तन होता है, तो ही संधि है ये। अब देखो, हमने यहां पर क्या दिया है? जो रामायण का उदाहरण लिया है, राम प्लस अयन। तो इन दोनों का जब दो प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का योग हो रहा है, तो यहां पर कौन संधि है? प्रधान संधि। जब इनके अन्य वर्ण में योग हो रहा है, बदलाव अन्य वर्ण में होने पर क्या होती है? गौण संधि। क्या कहलाती है? गौण संधि। तो रामायण में दोनों है, तो यहां पर क्या होगी? प्रधान व गौण दोनों। अब आगे की बात यह है कि व्यंजन को यदि कोई स्वर में मिलाने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वहां पर संधि नहीं होती, वहां पर क्या होता है? संयोग होता है। और यहां पर देख लो, पान प्लस वाला, पान वाला, अन प्लस असन, अनसन। देखो यहां पर ये रहा, पान वाला, पान वाला, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अन प्लस असन, अनसन, अन प्लस आवश्यक। देखो यहां पर हमें लगे हुए हैं, इनमें क्या है? स्वर नहीं है, केवल मिला है, इसमें केवल योग हुआ है, लेकिन यहां पर क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहां पर ये क्या है? संयोग है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो संधि किसे कहते हैं? देखो, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखो, दो वर्णों का मेल हो रहा है। दो वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? एक तो आ रहा है स्वर, दूसरा आ रहा है व्यंजन। एक तो आ रहा है स्वर और दूसरा कौन सा आ रहा है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखो, स्वर और व्यंजनों का मेल किस प्रकार से हो रहा है? आप देखो एक बार, एक तो कौन सा हो रहा है? देखो, पहला स्वर प्लस स्वर का मेल हो रहा है। दूसरा देखो, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर,
और विसर्ग प्लस व्यंजन। इस प्रकार से देखें तो वर्णों का मेल हो रहा है, और इसी आधार पर क्या है कि संधि को अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो पहला हम देखते हैं, देखो हमने पहला कौन सा लिया है, स्वर प्लस स्वर का मेल हो रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि आएगी अपने यहां, स्वर संधि। कौन सी आ रही है, स्वर संधि। दूसरा हमने कौन सा लिया, देखो स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। तो यहां पर कौन संधि आएगी, व्यंजन संधि। कौन सी आएगी, व्यंजन संधि आएगी यहां पर। अब देखो 5 नंबर हमने कौन सा किया, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। तो यहां पर कौन सी आएगी, विसर्ग संधि। यहां पर कौन सी आएगी, विसर्ग संधि। इस प्रकार से इनका आपस में मिल रहा है। ये तो होगी स्वर संधि, व्यंजन संधि, और ये कौन सी होगी, विसर्ग संधि। पूरा आउट नहीं होगा आपके इसमें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्वर संधि, स्वर संधि में तो मालूम है आपको किस किसका आपस में मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है इसमें, स्वर प्लस स्वर का मेल। स्वर कितने होते हैं, 11। ये लो 11 हो गए स्वर। प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ अन्य स्वरों के साथ भी मेल करता है। तो कुल कितने बनेंगे इसमें, 121 जोड़े बनेंगे इसमें। कितने बनेंगे, 121 जोड़े बनेंगे इसमें स्वर संधि में। अब आगे देखो आप, स्वर के साथ स्वर का योग होने पर, का योग होने पर विकार उत्पन्न होने पर, विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का योग होने पर विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ अन्य स्वरों के साथ भी मेल करता है, के साथ भी मेल करता है, मेल करता है। अब देखो स्वर कौन से होते हैं, बता दिया। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर कौन कौन से हैं, देखो ए, आ, ई, उ, ई, उ,
री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? 11 स्वर हैं। और इन स्वरों के आधार पर देखिए हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार माने गए हैं। हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार माने गए हैं। बार देखो एक बार आप, यह स्वर संधि कौन सी है? स्वर संधि है। स्वर प्लस स्वर का मेल हो रहा है इसमें। 11 स्वर इधर और 11 स्वर। इन स्वरों का आपस में देखो यहां लिखा है मैंने, प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ अन्य स्वरों के साथ भी मेल करता है। तो कितने हो गए? आपस में मेल करने कितने जोड़े बनेंगे? 21 जोड़े बनेंगे। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होगा तो ये क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। और स्वर ये रे 11 स्वर। हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार माने गए। देखो स्वरों का किस प्रकार से मेल हो रहा है, ये 5 प्रकार किस प्रकार से बन रहे हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक बार आप 5 प्रकार स्वर का किस प्रकार से मेल हो रहा है और किस प्रकार से हम इसको बांट रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखो एक बार आप आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब देखो मेल किसका हो रहा है? इनका आपस में मेल हो रहा है। इनका आपस में मेल हो रहा है। एक यार देखो ये ए आ, देखो ए आ प्लस ए आ, इनका मेल हो रहा है। यहां पर देखो ई बड़ी ई प्लस ई बड़ी, कोई सा भी आ जाए इधर, ऊ बड़ा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। यहां पर देखो री प्लस री, यहां पर होता है बड़ा री होता है। ये क्या होता है? संस्कृत में होता है। ये संस्कृत में होता है, अपने हिंदी में नहीं होता। अब कहानी क्या है इनके बारे में देखो। चाहे पहले ए आए आगे आए या आ जाए, आ किसी प्रकार से आ जाए, इन दोनों क्या किया? ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा। इन दोनों में तो ई क्या आगे छोटी है तो बड़ी आई है, बड़ी क्या आगे तो छोटी है तो बड़ी आई है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर बड़ी ई हो जाएगा। और यहां पर ये ऊ है, ऊ क्या आगे तो छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ है, ये बड़ा ऊ दिया हुआ है। यहाँ पर बड़ा ऊ के आगे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पर, जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री के बाद सवर्ण आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। देखो परिभाषा के तौर पर हम लिख भी सकते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ दीर्घ ए ई ऊ और री के बाद सवर्ण आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। देखिए अब हमने स्वर संधि के बारे में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक स्वर का स्वयं के साथ साथ
अन्य स्वरों के साथ भी मेल होता है। तो हमने यहां पर क्या देखा है, ए आ ई ऊ इनका स्वयं के साथ में क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। ये क्या है, अपनी दीर्घ संधि। इस प्रकार स्वरों का मेल कहां हो रहा है, दीर्घ संधि में हो रहा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर देखो, आप दोबारा आगे, हमने दीर्घ संधि के बारे में देखा स्वरों का मेल। अब देखो, ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ। अब देखो, ये क्या है यहां पर, ए आ का मेल किसके साथ कर रहे हैं हम, ई के साथ में। ये ए आ है, इनका मेल हमने क्या कर दिया, ई के साथ में कर दिया। यहां पर क्या है, ऊ दिया हुआ है। ए आ का मेल हमने किसके साथ कर दिया, ऊ के साथ में कर दिया। और यहां पर ये ए आ का मेल हमने किसके साथ कर दिया, री के साथ में कर दिया। जब ह्रस्व दीर्घ ए आ के बाद में ई ऊ री आए तो उनके स्थान पर क्या होता है, ए ओ अर हो जाता है। तो देखो, ए आ के बाद में ई आए तो यहां पर क्या होता है, ए क्या होता है, ए हो जाता है। और ए आ के बाद में ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ। और ए आ के बाद में री आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ए ओ अर। अब देखो, ये रहे ए आ के बाद में, देखो ए आ का मेल हम किससे करा रहे हैं, ए आई से करा रहे हैं। ए आ के बाद में ए आई आए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और क्या है, ए आ के बाद में ओ औ आए तो क्या हो जाता है, यहां पर औ हो जाता है। हमने मेल देखो इस प्रकार से किया, यहां पर ए के बाद में ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ, री आए तो अर हो जाता है। तो इसे हम क्या, कौन सी संधि कहेंगे, हम इसे गुण संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, इसे हमें गुण संधि। यह कौन सी संधि हो गई यहां पर, गुण संधि। ऊपर देखो, ए आ के बाद में कौन सा आ रहा है, ए ऐ आ रहा है तो ऐ हो रहा है, ओ आ रहा है तो औ हो रहा है। तो यहां पर कौन संधि होगी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये होगी वृद्धि। दीर्घ संधि का पढ़ लिया हमने। दूसरी होगी गुण संधि, तीसरी होगी वृद्धि संधि। मैंने दोबारा देख लो एक बार, आप इसे ये लिखा है हमने, पहले वाले में आपस में श्रवण का मेल किया था। अब यहां पर देखो, ए का मेल के साथ ई के साथ में हो गया, ऊ के साथ में भी हो गया, री के साथ में भी हो गया, ए आई के साथ में भी हो गया, ओ के साथ में भी हो गया। तो अगले सेक्शन में करेंगे हम ए को छोड़ देंगे फिर। अब यहां पर देख लो आप, इनके साथ आपस में मेल हो गए। ए का मेल ई से हो रहा है तो क्या हो रहा है, ए। ऊ से हो रहा है तो क्या हो रहा है, ओ। और री से हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर अर हो रहा है। और ए का मेल ए आई से हो रहा है तो ऐ, ओ औ से हो रहा है तो औ। गुण संधि की परिभाषा देखो आप, जब ए आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आए तो उनके स्थान पर ए ओ एर हो जाता है। ये तो होगी अपनी गुण संधि। अब देखो वृद्धि संधि के बारे में।
आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है आई तथा ओ औ आए तो औ हो जाता है। यह कौन सी होगी अपनी वृद्धि संधि। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो वापस देखो वही है। अब बढ़ेंगे हम यण संधि के बारे में। यण संधि के बारे में देखो, ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ। अब आ को छोड़ दो एक बार। इसमें क्या होता है देखो, पहले हम कह लेंगे ई। देखो ई प्लस असमान स्वर। असमान स्वर कितने हैं? 9, क्योंकि आपस में तो इनका संयोग हो चुका पहले दीर्घ संधि में। कितने आगे? 9। उसके बाद में देखो ऊ प्लस असमान स्वर, इसमें भी कितने हैं? 9। अब री है, री के बाद में कौन सा आएगा? री प्लस असमान स्वर। देखो ई के बाद में असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या होता है? ये व र हो जाता है। वो किस प्रकार से हो रहा है देखो आप एक बार। ई के बाद में असमान स्वर आए, ई के बाद में, तो ई किस में बदलता है? ये में बदलता है। ई क्या मिला? ये में बदलता है। जैसे मान लो यहां पर हमने क्या असमान स्वर, यहां इसी का लगती है मात्रा लगती है। क्या लगती है? मात्रा लगती है यहां पर। जैसे मान लो ये प्लस मात्रा के रूप में असमान स्वर में ए ले लिया तो क्या बन गया? ये। यहां पर देखो आगे ऊ, ये किस में बदलेगा? व में बदलेगा। प्लस मात्रा आ जाएगी। मात्रा में उदाहरण के रूप में हम क्या लेते हैं? यहां पर ए लेते हैं और यहां पर क्या हुआ है तो क्या बन गया? वह। री के बाद में असमान स्वर है। री किस में बदलता है? रम में बदलता है। किस में बदलता है? रम में। और यहां पर क्या लेते हैं हम? मात्रा। तो र प्लस ए, उदाहरण के रूप में मात्रा में ए ले ली तो क्या बन गया? र। ये व और र, ये क्या बन गई? यण संधि। क्या बन गई? यण संधि। देखो ए आ का तो हमने पूरा सबके साथ में जोड़ दिया, इसको छोड़ दो। अब आते हैं हम ई के बाद में असमान स्वर लेते हैं। क्या आगे? ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई क्या बदलता है? ये में, और असमान स्वर की मात्रा लगा जाती है। जैसे मान लो यहां पर आया तो या हो गया, ऊ आया तो यू हो गया। अब यहां पर ऊ है, ऊ के बाद में क्या आ गई? मात्रा आ गई तो वह हो गया। आते ही हो जाएगा, ई होते ही वी हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। री के बाद में असमान स्वर आता है, री किस में देता है? र में। और यहां पर जो भी मात्रा लिखी जा रही है ए आ ई ऊ, उसके अकॉर्डिंग यहां पर रखो बना दिया जाता है। यह क्या है? अपनी यण संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमने यहां पर क्या लिया, देखो पहले ए आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ। देखो हमने यहां पर इनका सब स्वरों के साथ मेल हो गया।
इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, इनका भी हो गया। बच्चे कौन से अपने ए, आई, ओ और औ। अब देखो आई ये इनका खुद के स्वर के साथ में आई दिया हुआ है, और आई के बाद में क्या आता है देखो, ए प्लस कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आता है। ए दिया हुआ है और ए के बाद में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो ए किस में बदलता है, ए आई में बदल जाता है। किसमें, आई में। फिर कोई भी स्वर आता है उसका लगती है मात्रा। अब यहां पर देखो ए किससे बनता है, पहले यहां पर देखो ए किससे बनता है, ए प्लस ई, ए प्लस ई, तो ये क्या बनता है, ए बनता है। इसके बाद में क्या आ गया, प्लस कोई भी, आगे क्या आ गया, स्वर। ई के बाद में कोई स्वर आता है, तो ये स्वर किस में बदलता है, ई, यम में बदलता है। और ए का आ गया यहां पर आई, बाद में मात्रा आ गई यहां पर, कोई भी लगा दो। जब मान लो हमने मात्रा यहां पर ए ले ली, तो ये क्या बन गया, आई। अब इसी प्रकार से ए है, ए प्लस कोई भी स्वर आता है, तो आई किस में बदलता है, आई में बदलता है। किस में बदलता है, आई में बदलता है। अब यहां पर लिखो ओ की वापस वो लेते हैं, ओ प्लस कोई भी स्वर। अब ओ किसके मेल से बनता है, ओ ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ प्लस कोई भी स्वर। कोई भी आ जाए मान, ओ छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भी आ जाए, ऊ आ गया प्लस, या मतलब कोई भी स्वर का मान हमने यहां पर ली इसकी मात्रा। ऊ के बाद में कोई स्वर आता है, तो ऊ किस में बदलता है, वम में बदलता है, जो हमने पीछे पढ़ा था यन संधि में। और ए का आ गया यहां पर, क्या हो गया, औ। और यह मात्रा मान लो हमने यहां पर क्या मान ली, ए, तो यह क्या हो गया, औ, और यह बनता है ओ का स्थान पर औ हो जाता है, और औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ। एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं इसके बारे में। हमने यहां पर क्या लिया है, ए प्लस कोई भी स्वर आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। अब ए है, ए किससे बनता है, देखो ए प्लस, हमने यहां पर क्या लिया, ई के बाद में कोई भी स्वर आ गया, ये ए क्या जिन से बढ़ाया, ई के बाद में असमान स्वर है, क्या बनता है यहां पर, ये क्या बनता है, ये बनता है। तो यहां पर ये ए किससे बनता है, ए प्लस ई प्लस, अब ए ने यहां पर ए बनाया हमने, ए प्लस ई, तो हमने ए को छोड़ दो, बच गई कौन सी है, ई, यहां पर दिया, ई किस में बदल गई है, स्वर आते आगे ये में, ये आ गया यहां पर, क्या बन गया, आई, स्वर। समझ में आई ये बात, कोई भी स्वर दिया है। उसी प्रकार से आगे देखो यहां पर ओ वाला है, यहां पर ओ है, ओ किसके योग से बनता है, ओ, ए प्लस ऊ के योग से ओ बनता है, यन संधि का नियम है। अब देखो यहां पर एक तो एक आ गया, यन संधि के अकॉर्डिंग देखे हमने, ऊ के बाद में कोई स्वर आता था, ऊ किससे बदलता है, वो में बदलता है, ये क्या बदल गया, औ। इसके बाद में मात्रा आ गई, ए लगा दी, तो ये क्या हो गया, औ। औ किसमें बदलता है, मात्रा में, आओ में बदलता है। समझ में आई इतनी बात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब ए, आई, ओ, औ के बाद
कोई भी असमान स्वर आए या कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो आई आई आओ में बदल जाते हैं। कौन बदलते हैं? ये वाले। एक किसमें बदलता है? आई में। आई में, ओ में, आओ में बदल जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने संधि के बारे में क्लास स्टार्ट की है और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब फिर मिलते हैं अगले समय पर। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।